नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जाति एक समाज की हकीकत, जाति एक समाज का आईना, जाति राजनीति की जरूरत। क्या राजनीतिक पार्टियां एक उम्मीदवार को टिकट इसीलिए देती हैं क्योंकि उसके समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग उस इलाके में ज्यादा रहते हैं? क्या लोग एक ऐसे ही उम्मीदवार को वोट देते हैं जो उनके समाज से आता है? जाति वाली सोच आज की राजनीति में कितनी हावी है, देखिए इसी मुद्दे पर श्वेत पत्र। जाति जिससे सबको एतराज है, फिर भी वही चुनावी मिजाज है। क्या जातियों की जो अहमियत है वो कम हो रही है आपको लगता है, या लोग अभी भी जाति को उतना ही है? मोदी और योगी जब से आए हैं जातियों का काम खत्म हो गया। केवल मोदी योगी चल रहा है। अब यहाँ पे बाहर का प्रत्याशी दे दिया गया है, लेकिन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। बोले वोट तो देना है मोदी योगी को, कोई भी। एक समय था, लंबा समय चला है जिसमें जाति, लेकिन आज भी टिकटें जाति पर आधारित होती हैं। कानपुर शहर में चाहे किसी शहर में चले जाइए, टिकटें जाति पर होती हैं। लेकिन हम लोग खास करके कानपुर शहर जाति से बिल्कुल अलग, जाति वाली बात कहीं नहीं है। हम सब लोग मिलकर रहते हैं। जाति देख के वोट नहीं, जाति देख के बिल्कुल वोट नहीं दे रहे हैं। आज से कुछ समय पहले तक जब सपा बसपा इस टाइप की गवर्नमेंट रहती थी, आना जाना, तो उस समय तक जाति रहता था प्रभाव, लेकिन इस समय कोई जाति का प्रभाव नहीं। इस समय लोग विकास पे दे रहे हैं। 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? जाति जिससे दावा है जितनी दूरी है उतनी ही राजनीतिक मजबूरी है। देश का पिछड़ा अति पिछड़ा, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सभी मोदी जी को अपना नेता मानता है। तो उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए काम करते हैं। चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। जाति जो देश में इतना कुछ बदलने के बाद भी जाति ही नहीं, जाति कितना अहम है अब चुनाव में? जाति देख के क्या वोट देते हैं? नहीं, जात देख के तो नहीं देते हैं, जो कार्य करेगा उसको वोट देंगे। जी यही है। क्या पक्षपात होता है आपके साथ? नहीं, पक्षपात तो थोड़ा बहुत होते हैं कि भाई पार्टी जैसे 4 पार्टी तो एक दूसरे से संपर्क तो रहते हैं कि मेरा आदमी जीतेगा, वो मेरा आदमी जीतेगा, उसके यही पक्षपात है और लड़ाई भी हो जाती है आपस में। जो काम कर रहा है उसकी इज्जत। जी जी जी। अब जाति के आधार पर वोट नहीं दिया, जात के प्रधानमंत्री आप लोग के हिसाब से काम करते हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं, खाने को दे रहे, इससे बढ़िया और क्या मिल सकता है? ये मिलता है बिना कटौती। क्या जातियों का बंटवारा धर्म के नाम पर मिटता है? यानी मुद्दा धर्म का हो तो क्या हर जाति का भेद छोड़कर लोग सोचते हैं, और मुद्दा राष्ट्र का हो तो क्या धर्म का भेद छोड़कर सोचते हैं? कुछ मामलों में हाँ, कुछ में नहीं, क्योंकि सियासत के हित में है विभाजन। ये बात तो सही है कि नेता जब कैंडिडेट को डिसाइड करते हैं तो जाति जरूर देखते हैं और जनता से चाहते हैं बिना जात देख करके वोट करें। और जो पॉलिटिकल पार्टियां गठबंधन करती हैं वो भी जातीय पार्टियों से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जातीय पार्टियों से ही होता है। जातियों की बीन पर देश की सियासत नाचती रहती है। नाचते हैं वोटर, प्रत्याशी और पार्टियां भी। कई राजनीतिक दलों की पहचान जातियों से, दलों के नेताओं की पहचान जातियों से। जातियों के मुद्दे पर खुलकर बयानबाजी होती है, कई बार लक्ष्मण रेखा भी पार हो जाती है।
પેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો. पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर राजपूत समाज में आक्रोश है. देखिए, रूपाला जी ने तुरंत ही माफी मांगी है, 3 बार माफी मांगी है, और हम जो नाराज लोग हैं उनसे चर्चा भी कर रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ आएंगे और सब लोग एक मुश्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से 26 की 26 सीटें गुजरात में जीत जाएगी. गुजरात में जाकर आपने पुरुषोत्तम रूपाला पर भी अपना बयान दिया था. बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया, और क्यों नहीं दूं, चाहे कोई भी आदमी क्यों नहीं हो, राजनीति से जुड़ा हुआ क्यों नहीं हो, किसी के पास ये अधिकार नहीं होता वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए. मैं भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं तो गलत हूं, वो गलत है, इस मामले में नहीं होना चाहिए. राजपूत समाज के सामने भी उन्होंने कहा है कि आज जिस अर्थों में इसे लिया गया था, न तो मेरा वो मंतव्य था और न मेरी वैसी मानसिकता ही है. रूपाला साहब बहुत सीजन लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो इस तरह की चूक करें इसकी कहीं संभावना नहीं है. लेकिन फिर भी यदि कुछ लोगों के मन आहत हुए और कुछ लोगों ने उसे राजनीतिक हथियार के रूप में लिया है, मुझे लगता है कि समय सब ठीक करेगा. क्षत्रिय समाज ने हमेशा ही इस देश के लिए अपने शीश दान किए हैं. दरअसल भारतीय राजनीति का मूल स्ट्रक्चर ही जातियों पर आधारित है. राजनीति जातियों पर और जातियां राजनीति पर असर डालती हैं और मतदान के समय ये एक बड़ा कारण बनता है प्रत्याशियों की जीत हार का. सभी पार्टियां कहती हैं उनके लिए जाति अहम नहीं है, वो केवल और केवल विकास पर फोकस करते हैं. लेकिन उसके बावजूद कई राजनीतिक पार्टियों का तो गठन ही जात के आधार पर हो जाता है और गठबंधनों में जातीय समीकरण बहुत अहम. आम चुनावों में मुख्य रूप से 2 गठबंधन सामने हैं. एक गठबंधन इंडिया, दूसरा एनडीए. दोनों गठबंधन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं और दोनों ही गठबंधन में कई दल ऐसे भी हैं जिनका सियासी आकार भले छोटा हो पर जातियों पर गहरी पकड़ होने के कारण हैसियत बड़ी है. सबसे पहले एनडीए के गठबंधन में उन दलों की शक्ति बताते हैं जो बड़ा असर रखते हैं. लोक जनशक्ति पार्टी, इसमें पारस और चिराग दोनों की पार्टी शामिल है. ये दल बिहार की कई सीटों पर अपना बड़ा असर रखते हैं. बिहार में दलित वोट 16% है, जिसमें 6% पासवान वोटर हैं. लोकसभा में इनका वोट शेयर 7.86% है. लोकसभा में इनके 6 सांसद हैं, लेकिन बीजेपी के लिए इस पार्टी का महत्व बड़ा है. मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार की 40 सीट बिहार की जनता समर्पित है प्रधानमंत्री जी को समर्पण करने के लिए. मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं. एलजेपी का राजनीतिक कद छोटा जरूर दिखता है, लेकिन इसका जातीय असर खगड़िया, मधेपुरा, हाजीपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय, जमुई, समस्तीपुर और बेतिया सीटों के समीकरण बनाने बिगाड़ने के लिए काफी है. इसी तरह मांझी और कुशवाहा की पार्टियां भी एनडीए का हिस्सा हैं. इनकी ताकत भी जातीय है. जीतन राम मांझी की पार्टी है हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएसपी. मांझी का आधार दलित समाज में 3% मुसहर जाति है और कुशवाहा का आधार कुशवाहा जाति का 5% वोट. अब अगर सियासी हैसियत देखी जाए दोनों दलों की, मांझी की पार्टी का लोकसभा में वोट प्रतिशत 0.16% ही है. इसके 4 विधायक हैं और गया, जमुई, औरंगाबाद, सासाराम सीटों पर जातीय असर ठीक है. कुशवाहा की पार्टी लोकसभा चुनावों में 0.45% वोट की हैसियत रखती है. इनका कोई विधायक नहीं और न ही कोई सांसद है, लेकिन जातीय पहचान के कारण एनडीए में शामिल है. एनडीए ने यूपी में भी जातीय समीकरणों को देखते हुए गठबंधन में छोटे दलों को न सिर्फ जगह दी बल्कि उनके महत्व को भी वरीयता दी. राष्ट्रीय लोक दल हाल ही में एनडीए में शामिल हुई है. आरएलडी पश्चिमी यूपी की कम से कम 14 सीटों पर प्रभाव रखती है. आरएलडी का मुख्य आधार यूपी में केवल 2% की आबादी वाला जाट समाज है, लेकिन पश्चिमी यूपी में यही जाट समाज 18% होकर बड़ी ताकत बन जाता है. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते
तो भारत रत्न का सम्मान धरतीपुत्र चौईसा को मिलने वाला नहीं था। ये निर्णय, ये साहसी फैसला, ऐतिहासिक निर्णय आपके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह अगर देखा जाए तो यूपी में राजभर वोट केवल 2% है और लोकसभा में वोट प्रतिशत केवल 0.05, पर यूपी में इसके 6 विधायक हैं। अपना दल एस का वोट आधार यूपी में 6% कुर्मी वोटर हैं। लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 0.17%, 2 सांसद हैं और 13 विधायक भी पार्टी के यूपी में हैं। यूपी में एनडीए में शामिल निषाद पार्टी को ही देखिए, इनका आधार 4% निषाद वोट बैंक है। पार्टी के 6 विधायक हैं। निषाद पार्टी ने 2018 में गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था। एनडीए के साथ ही महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार हैं और ये दोनों मराठा वोट बैंक पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। आरपीआई, जिसके नेता रामदास अठावले हैं, इनकी दलित वोटों पर पकड़ है, कई सीटों पर प्रभाव है। 400 पार का है नरेंद्र मोदी जी का नारा, 400 पार का है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए हम लोग जगा रहे हैं भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी आज है इस देश में चमकने वाला तारा, और आने वाले चुनाव में हम बजा देंगे कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी के 12। गठबंधन इंडिया के प्रमुख दलों को भी अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आती है आरजेडी। आरजेडी की ताकत 14% यादव और 17% मुसलमान है। ये बिहार में बड़ी ताकत है। इसे ऐसे समझिए कि बिहार विधानसभा में लगभग हर चौथा विधायक यादव जाति से आता है। बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हैं, जो मल्लाह जाति से आते हैं। बिहार में इनकी आबादी 34 लाख से अधिक है, जो कुल बिहार की आबादी का 2.6% है। इनका असर बिहार, यूपी, झारखंड की कई सीटों पर रहता है। इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी की शक्ति 9 से 10% यादव और करीब 19% मुसलमान है। यादव जाति समाजवादी पार्टी के साथ आती है और इसे यूपी के कम से कम 44 जिलों में ताकत देती है। बात केवल उत्तर भारत की नहीं है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत तक जातियों का जाल राजनीति को उलझाता है और राजनीति इन जातियों को। प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 2 ही जातियां होती हैं, अमीर और गरीब। फिर उन्होंने 4 जातियों का जिक्र किया, जिसमें गरीबों के साथ युवाओं, नारियों की भी बात हुई। पर क्या वाकई जाति की व्यवस्था देश में और राजनीतिक तौर पर गौण हुई है? मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। विपक्षी नेताओं के जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों के शोर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए देश को 4 वर्गों में बांटा और उन वर्गों को देश का अमृत स्तंभ बताते हुए जातियों की संज्ञा दी। इसके बाद जो उन्होंने कहा, वो जातियों की राजनीति में नया अध्याय शुरू करता है। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है। उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है। उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियां क्यों बताई, कितनी आबादी है इनकी और क्या है इन वर्गों की वोट शक्ति, ये भी बताते हैं। देश में गरीबों की कुल संख्या 36 करोड़ है, महिलाएं 48.5 करोड़, युवा यानी 19 से 29 साल के लोग 26 करोड़ और किसान करीब 10 करोड़। अब इन वर्गों का वोट किस तरफ जाता है, यह आंकड़ा राजनीतिक तौर पर एक तस्वीर और स्पष्ट करता है। 2019 के चुनावों में गरीबों का 36% वोट बीजेपी को मिला, महिलाओं का वोट भी बीजेपी को 36% मिला, युवाओं में 18 से 22 साल के 41% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और ग्रामीण इलाकों से 37% वोट बीजेपी के खाते में गया। पर क्या वाकई जातियों की पुरानी व्यवस्था नहीं, बल्कि आज इन वर्गों में ही जातियों को तलाशा जा सकता है? विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपने अस्तित्व में आते ही जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बीजेपी राम मंदिर निर्माण के साथ हिंदुत्व की लहर पर सवार दिख रही थी। ये 90 के दशक जैसी स्थिति थी, जहां बीजेपी की कमंडल राजनीति को विपक्ष ने मंडल की राजनीति से काटना चाहा। यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि हिंदुत्व के बड़े आवरण के भीतर जातियों का भेद मिट जाता है, इसी तरह जाति पॉलिटिक्स के अंदर वर्गों का भेद कम हो जाता है। बीजेपी की राजनीति में सवर्णों के साथ पिछड़ा वर्ग बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष इसी पिछड़े वर्ग को बीजेपी से अलग करने की कोशिशों में रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा, किसान, महिला और गरीब को जातियां बताकर समाज के वंचितों और शोषितों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा करने का प्रयास किया, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। और ये चारों जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जाति व्यवस्था के सवाल पर वोटों के लिहाज से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जातियों का महत्व सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक साफ देखा जा सकता है। जाति गणना का मुद्दा पिछले कुछ समय में बहुत जोर पकड़ चुका है। पार्टियों ने ओबीसी आरक्षण को अपना एजेंडा भी बनाया है और ऐसे में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो सबसे बड़े ओबीसी हैं। सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री बने, 24 घंटा देश से कहें मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। देश के प्रधानमंत्री और बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से बयानों की कड़ी ये बताने के लिए काफी है कि जातियों की जड़ें भारतीय राजनीति में कितने गहरे तक हैं। संसद से सड़क तक, रैलियों से जनसभाओं तक जातियों का मुद्दा सियासत के एजेंडे में ऊपर रहता है। जातीय जनगणना की मांग इस देश के लोगों से आ रही है और ये मांग पुरानी है। 2011 की जातीय जनगणना हुई है, उसी का डेटा सरकार रिवील कर सकती है। एक नई जातीय जनगणना की मांग है और मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों की मांग है, जब लोगों की पुकार है कि ये करना चाहिए, तो सरकार भाग क्यों रही है? सरकार क्यों नहीं इस पे अपना कमिटमेंट दिखा रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार पहले हलफनामे में कहती है हम कराएंगे, फिर हलफनामा शाम तक बदल दिया जाता है। इससे सरकार की बदनीयत साफ होती है। दरअसल भारतीय लोकतंत्र की नींव जनमत पर रखी है। सत्ता के खेल में बाजी उसी के हाथ लगती है जिसके साथ संख्या बल होता है, यानी जितना संख्या बल उतना जनमत। 2021 के एक सर्वे के अनुसार देश में अनुमानित 1.4 अरब लोगों में से लगभग 44% अर्थात 62 करोड़ लोग ओबीसी से आते हैं। तमिलनाडु में लगभग 68% आबादी ओबीसी है। इसके बाद 64% के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 51%, राजस्थान में 46%, मध्य प्रदेश में 42% आबादी ओबीसी है। देश में कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर हिंदू वोट एकजुट होता नजर आता है, पर क्या उन मुद्दों पर हिंदुओं के एक साथ आने के कारण जातीय विभाजन कम होते हैं?
सारे डिविजन्स होते हैं और जिस बेसिस पे सिर्फ कास्ट और कल्चरली नहीं पर इकोनॉमिकली भी लोग इस चीज को फेस करते हैं। सिग्निफिकेंट तो अभी भी है, लाइक मैं रूरल एरिया से हूँ तो मैं वहाँ देखी हूँ, चाहे हम अर्बन एरियाज में भी देखें उतना ही सिग्निफिकेंट है कास्ट। लगता है कि सिग्निफिकेंट है। पर ये नए जनरेशन के मन में नहीं रहता है या रहता है? मैम मैं तो सिंस बिलीव नहीं करती हूँ तो ये नहीं बोलूंगी कि नए जनरेशन में नहीं है, बट अभी भी अगर हम रूरल बैकग्राउंड में चले जाते हैं तो कास्ट इज स्टिल प्रोमिनेंट। इट्स अ मेजर फैक्टर जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे अर्बन एरिया में जैसे हम रह रहे हैं तो वहाँ पे भी जैसे हमारा माइंडसेट तो इवॉल्व हो रहा है, बट हमारे पेरेंट्स और जो थोड़ी और जनरेशन है उनका हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली इवन दो ऑन द लॉन्गर पीरियड हो जाएगा, बट अभी भी वो उसी बेसिस पे डिविजन करते हैं और वो सोचते हैं कि ये काम वही जाति का लोग करेगा। देश में जब भी हिंदुत्व और जातियों की राजनीति की बात आती है तो 90 के दशक के मंडल कमंडल आंदोलन का जिक्र आना लाजमी है। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के साथ जातियों की पहचान से अलग हिंदू वोट बैंक तैयार कर रही थी। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूँ, मैं नेशनल वोट बैंक। दूसरी तरफ जातियों की गोलबंदी के साथ मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता अपनी राजनीति को शक्ल दे रहे थे। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? समय ने सिद्ध किया कि प्रचंड हिंदुत्व की राजनीति ने बीजेपी को लाभ पहुंचाया। इसमें जातियों का भेद मिटा और बीजेपी का हिंदू वोट बैंक तैयार हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। तब ये देखना भी दिलचस्प हो जाता है कि दक्षिण भारत की जिस राजनीति में बीजेपी कभी पैठ नहीं बना पाई, वहां की जातिगत व्यवस्था में सनातन विरोधी टिप्पणी को अब आक्रामक सियासत से धाराशायी किया जाता है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के मंदिरों में भी भक्त रूप में जाते हैं, संदेश देते हैं कि सब हिंदू हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम लला मंदिर में पूजा की तो पूरे देश में राम भक्ति का ज्वार भाटा उठा। विपक्ष ने इसकी काट के लिए ही जाति जनगणना जैसे मुद्दों को खूब उछाला, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि हिंदुत्व की राजनीति भक्ति के जिस धागे से जातियों को जोड़ती है, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे वादों से उन धागों को अलग करके जातियों का वोट बैंक बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। प्रधानमंत्री मोदी 90 के दशक की मंडल कमंडल की राजनीति से आगे की तैयारी करते हुए धर्म, विकास और राष्ट्रवाद को एक साथ जनता के सामने रख रहे हैं, जबकि बीजेपी का एक बड़ा वर्ग अयोध्या के बाद काशी और मथुरा बाकी है का नारा देकर हिंदुत्व की राजनीति की लौ मद्दब नहीं होने देना चाहता, क्योंकि आस्था के प्रश्न के जवाब में जातियां नहीं धर्म मिलता है।
जहां जातियों से जुड़े बयानों के घेरे से न देश की राष्ट्रपति बच पाती हैं, न प्रधानमंत्री, वहां वोटरों की बिसात ही क्या है। किसी भी सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाए उससे पहले खूब विचार, खूब मंथन होता है। अब इसमें समीकरण तमाम होते हैं, लेकिन एक समीकरण ये भी होता है कि उस क्षेत्र में किस आबादी का, किस जाति का वर्चस्व है और उम्मीदवार उस आधार पर उतारे जाते हैं। इस देश में गरीब जनरल क्लास के कितने लोग हैं, उनके हाथों में कितना धन है। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, आबादी में ज्यादा, गिनती में ज्यादा, लेकिन अभी भी पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ऐसा हालत मत कीजिए या जो कुछ बचा है वो भी छिना जाए। पार्टी कोई हो, चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में उसकी जाति में उसकी पैठ एक जरूरी फैक्टर बन जाता है। कई बार जातियों के प्रभाव को काटने में भी जातियों का ही इस्तेमाल होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। पहले चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई और यहां बीजेपी की ताकत हिंदू वोटों की एकजुटता रही। आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी को जाट वोटर्स का साथ मिलने की उम्मीद बढ़ी, लेकिन अब जातियों की नई चुनौती बीजेपी के सामने है। कहा जा रहा है कि राजपूत, सैनी और त्यागी समाज के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे से बीजेपी से नाराज हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है। जातियों की एक दल से नाराजगी ने दूसरे दलों के नेताओं को जातियों की ताकत से ही नई उम्मीदें दिखानी शुरू की है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को मथ रही। इस देश के अंदर मेरा हिंदू बड़ा भाई है, इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये पीड़ा, ये करुणा आ जाएगी, तुम भी भगवान श्री राम के आदर्श वाले हो जाओगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर सहित कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदले और इसके पीछे कारण रहा जातिगत समीकरण की तगड़ी फील्डिंग सजाना। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति का लक्ष्य लेकर चुनाव में उतरी है। इसी के चलते उसने शुरू से टिकट बंटवारे में फैजाबाद, मेरठ, बिजनौर जैसी सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे, जबकि ये सीटें सामान्य वर्ग की मानी जाती हैं। बाद में फिर फेर बदल भी किए। बीजेपी ने भी अपने टिकट बंटवारे में जातियों के समीकरणों एनडीए से एलजेपी को 5 सीटें मिली। इनमें 2 पर चिराग और उनके जीजा लड़ रहे हैं। बाकी 3 पर राजेश वर्मा, वीणा देवी और शांभवी चौधरी प्रत्याशी हैं। इन 5 सीटों पर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया गया है। हर कोई कहता है जाति अहम नहीं है, फिर भी राजनीतिक पार्टियां जब गठबंधन करती हैं तो जाति आधारित पार्टियों के साथ करती हैं। अगर वोट बैंक की जाति वाला खेल ये नहीं है तो फिर क्या है? राजनीति जातिगत समाजों को अधिकार और समानता के नारे देती है और समाज अपने वर्चस्व का झंडा बुलंद करके राजनीति को प्रभावित करता है। जाति और राजनीति का एक ऐसा गठजोड़ है जो लंबे समय से भारतीय सियासत का सच रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 70
साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। जातियों की राजनीति कोई 2024 या कुछ दशक पहले नहीं उपजी, बल्कि इसकी जड़ें आजादी की लड़ाई से भी काफी पहले भारतीय समाज में पैबस्त हो चुकी थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुराने फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाकर सत्ता को साधा गया। सबसे पहले 1930 के दशक में बिहार में कई जातियों को इकट्ठा करके त्रिनेनी संघ बना। इससे जाति जमात बनी और एक शक्ति तैयार हुई। इसने बाद में सामाजिक न्याय के आधार पर जातिवादी राजनीति की नींव डाली, क्योंकि तब मुख्य पार्टी कांग्रेस को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था। आजादी से पहले ही पंजाब प्रांत के बड़े किसान नेता सर छोटू राम ने अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत को मिलाकर AJGR यानी अजगर संगठन प्रस्तावित किया। 1960-70 के दशक में यूपी के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने इसी अजगर को मजगर बनाया यानी MJGR। इसमें अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत के साथ मुस्लिम को जोड़ दिया और बड़ी राजनीतिक शक्ति बने, अपनी पार्टी बनाई, जिसके कारण वो यूपी के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री तक बने। 1978 में कांशीराम ने दलितों के अधिकार के लिए ऑल इंडिया SC, ST, OBC और माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी वामसेफ का गठन किया। यह गैर राजनीतिक दल था। इसके बाद उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 की शुरुआत की। 1984 में कांशीराम ने BSP की स्थापना की, जिसकी नेता आज मायावती है। मंडल कमंडल के दौर में यूपी में बनी समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, दोनों पार्टियों का वोट बैंक MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ माना गया। दोनों ने लंबे समय तक अपने अपने राज्यों में राज किया। बीजेपी को एक समय सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब बीजेपी ने महिला, युवा, किसान और गरीब के बड़े आवरण के अंदर सभी जातियों को साधने की राजनीतिक नींव डाली है। जातियों के सहारे राजनीति और राजनीति के सहारे जातियां, ये फिलहाल भारतीय लोकतंत्र का सच है। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।